वेलकम टू एडुकेशन एकेडमी। मैं हूं आपका रितेश कुमार एंड आज हम शुरुआत करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स एंड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। तो हम देखना चाहेंगे क्या हम शुरू में हम देखते हैं क्या हुक्स लॉ तो हम लोग का हो गया। देन आफ्टर हम लोग देखते हैं ब्रिटल और डक्टाइल मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। ठीक, तो ये आपका उधर हम डक्टाइल मटेरियल का ड्रॉ किए हैं एंड इस साइड ब्रिटल मटेरियल। तो होता है क्या कि बेसिक डिफरेंस ये है कि ब्रिटल मटेरियल क्या होता है, एक्चुअली नॉन मेटल्स होता है। जैसे हम लोग शीशा, दैट मींस क्या होता है, कांच, प्लास्टिक, ठीक ना। और जो नॉन मेटल्स होता है बेसिकली वो ब्रिटल मटेरियल होता है। एंड जो आपका डक्टाइल मटेरियल है, डक्टाइल मटेरियल दैट इज मेटल क्या होता है कि उसको हम लोग डक्टाइल मतलब खींच सकते हैं, ठीक ना। उसको बहुत लंबा खींचा जा सकता है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं गोल्ड, तो गोल्ड को अप्रॉक्स कुछ ग्राम गोल्ड को हम लोग एटलीस्ट 1 या 2 किलोमीटर हम उसको स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक। तो उतना ज़्यादा उसका डक्टिलिटी होता है कि उसको बहुत ज़्यादा लेंथ तक खींचा जा सकता है। जबकि है कि ब्रिटल मटेरियल में कि इसमें उसको ज़्यादा स्ट्रेच नहीं किया जा सकता। वो क्या होगा, ब्रिटल मटेरियल टूट जाएगा, जब फोर्स लगाएंगे तो वो टूट जाएगा, ठीक। तो इसका ग्राफ को हम लोग देखते हैं। यही मेंस में बहुत बार होता है क्या कि डायरेक्टली ग्राफ देता है और उसके बाद उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि ब्रिटल मटेरियल में होगा क्या, ब्रिटल मटेरियल में इसमें हम लोग इधर स्ट्रेस को दिए हैं और नीचे स्ट्रेंथ, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेंथ। तो होता क्या है कि अगर सपोज दैट कोई मटेरियल है, इसमें हम लोग कोई टेंसाइल फोर्स दे रहे हैं, लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स, ठीक। तो इसमें स्ट्रेस इंड्यूस्ड होता होगा। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था, स्ट्रेस को हम लोग एनसीईआरटी में ऐसे लिखते हैं, स्ट्रेस को हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक ना। स्ट्रेस सिग्मा इक्वल टू क्या था, फोर्स बाय एरिया, ठीक। तो इसका यूनिट क्या हो रहा था आपका, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक। तो इसको हम स्ट्रेस का जो फार्मूला होता है, ये स्ट्रेस का फार्मूला इक्विवेलेंट होता है क्या, उसका प्रेशर के साथ, ठीक ना। तो प्रेशर का यूनिट भी हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखते हैं और स्ट्रेस को भी न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, इसको हम लोग पास्कल भी लिख सकते हैं, ठीक, पास्कल। तो होता क्या कि बेसिक डिफरेंस ये है कि स्ट्रेस में होता क्या है कि आपका स्ट्रेस में जो फोर्स इंड्यूस्ड हो रहा है वो बॉडी का वो इंटरनल फोर्स होता है, जो रेजिस्टिंग फोर्स वो हो रहा है आपका स्ट्रेस। एंड प्रेशर क्या हो रहा है, प्रेशर हो रहा है कि जो होता है कि जो एक्सटर्नल फोर्स जो बॉडी पे मतलब वर्क कर रहा है, ठीक ना। तो उसको हम लोग उस फोर्स को उस टर्म को हम लोग प्रेशर बोलते हैं। स्ट्रेस भी सेम यूनिट सेम रहेगा, ठीक, लेकिन इसमें फोर्स रहेगा क्या, इसका एक्सटर्नल फोर्स रहेगा, यानी कि नहीं एक्सटर्नल नहीं, रेजिस्टिंग फोर्स, इंटरनल फोर्स, ठीक। तो वो होता है आपका स्ट्रेस, ठीक। एंड देन आफ्टर हम इसका ग्राफ देखेंगे, ठीक। तो ग्राफ में होता है क्या कि डक्टाइल मटेरियल का होगा क्या कि इसमें लोड देंगे, ठीक, थोड़ा सा डिफॉर्मेशन होगा, ठीक। थोड़ा सा डिफॉर्मेशन होने के बाद क्या होगा, एक पॉइंट आएगा, अल्टीमेट पॉइंट, सिग्मा यूज से उसको डिफाइन किए हैं। सिग्मा अल्टीमेट पॉइंट पे होगा क्या, अल्टीमेट स्ट्रेस, उस पॉइंट पे जाके वो ब्रिटल मतलब वो ब्रिटल मटेरियल वहां पे फ्रैक्चर हो जाएगा, ठीक। वहां से और आगे इलोंगेट नहीं होगा, थोड़ा सा इलोंगेट होने के बाद वहां वो ब्रिटल पूरा फ्रैक्चर हो जाएगा, टूट जाएगा वो चीज, ठीक। लेकिन इन केस ऑफ आपका डक्टाइल मटेरियल मेटल्स में होता क्या कि सबसे पहले हम लोग का हुक्स लॉ कहां तक होल्ड करता है, फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन, बहुत छोटा डिफॉर्मेशन मेटल के लिए जब हम लोग स्ट्रेच करते हैं, फोर्स देते हैं, ठीक, दोनों साइड इक्वल फोर्स दे रहे हैं, तो होता क्या है कि वो थोड़ा सा डिफॉर्म कर जाता है, थोड़ा सा डिफॉर्म करता है। दैट मींस ऐसे लिख सकते हैं कि शुरू में अगर इसका लेंथ L था, ठीक, तो फोर्स देने के बाद क्या हो गया, ये आपका शुरू में ये L था और थोड़ा सा और इसमें आ गया डेल L, मतलब चेंजिंग इतना आ गया डेल L। इस बार में जो मेटल बार था उसमें डेल L चेंजिंग आ, ठीक। तो होता क्या कि डेल L चेंजिंग आया इसमें बार में, देन हो क्या रहा कि अप टू हुक्स लॉ कहां तक होल्ड करता है, अप टू ये पॉइंट को हम लोग माने क्या, प्रोपोर्शनल लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट,
हुक्स लॉ, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये हुक्स लॉ में हम लोग पढ़े थे। इसको स्ट्रेस को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में सिग्मा से डिनोट किया हुआ, ठीक। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो स्ट्रेन को ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन डेल एल बाई एल, ठीक। तो फिर होता क्या कि ये जितना स्ट्रेस देंगे उतना स्ट्रेन का भी वैल्यू अप टू ये पॉइंट तक प्रोपोर्शनल लिमिट तक वो होल्ड करेगा, ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। देन आफ्टर होगा क्या कि उससे ज्यादा लोड दे रहे हैं, उससे भी ज्यादा लोड दे रहे हैं, प्रोपोर्शनल लिमिट से भी ज्यादा लोड दे रहे हैं, देन क्या हो रहा है कि ये यील्डिंग पॉइंट, एक यील्डिंग पॉइंट तक पहुंच रहा है, यानी वी पॉइंट तक। वी पॉइंट को नाम हम लोग दे रहे हैं यील्डिंग पॉइंट, यील्डिंग पॉइंट। तो यील्डिंग पॉइंट तक क्या होगा कि मेटल को उतना स्ट्रेच करेंगे या फिर उतना लोड देंगे तो उस पॉइंट तक जाएगा, उतना डिफॉर्मेशन होगा, उसके बाद वो दोबारा अपना ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाएगा उस पोजीशन से, ठीक ना। जो अपना पोजीशन था उसको रिगेन तक फिर वो आ जाएगा, ठीक, अपना ओरिजिनल स्टेट में। तो लोड हटाने के बाद वहां से तो आ जाएगा यील्डिंग पॉइंट। देन आफ्टर होता है कि उससे भी ज्यादा लोड देने लगे, ठीक। तो उससे भी ज्यादा लोड इंक्रीज करें तो एक पॉइंट आता है आपका अल्टीमेट पॉइंट सी, इसको अल्टीमेट पॉइंट बोलते हैं, अल्टीमेट पॉइंट, ठीक। तो इसको सिग्मा यू से जो यील्डिंग स्ट्रेस था उसको सिग्मा वाई से हम लोग रिप्रेजेंट किए, ठीक, एंड अल्टीमेट पॉइंट को सिग्मा यू से रिप्रेजेंट किए। अब होता क्या कि वो अल्टीमेट पॉइंट मतलब इस जगह से जो यील्डिंग पॉइंट से जो आगे हम लोग स्ट्रेस लोड देते जाते हैं तो उसके आगे होता क्या कि वो परमानेंटली डिफॉर्मेशन होता है, मतलब वो हमेशा के लिए डिफॉर्म हो जाएगा, वो दोबारा कभी अपना ओरिजिनल स्टेट में वापस नहीं आ सकता। एंड होगा क्या कि अब परमानेंटली डिफॉर्मेशन हो रहा है लेकिन लेंथ इंक्रीज करते करते कोई एक पॉइंट तो आएगा जिसके बाद वो फ्रैक्चर होगा या फिर टूट जाएगा, ठीक। तो होता है सी पॉइंट को हम लोग सिग्मा अल्टीमेट मानते हैं, ठीक ना। अल्टीमेट पॉइंट तक पहुंचने के बाद वो बॉडी क्या हो जाता है कि उसका टूटने का क्षमता मतलब क्या बोल सकते हैं पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाता है। एंड देन आफ्टर होता क्या कि उससे भी ज्यादा लोड इंक्रीज करते जाएं। तो इस पॉइंट पे हो रहा है क्या कि यहाँ अगर हम लोड ज्यादा नहीं भी इंक्रीज कर रहे हैं फिर भी स्ट्रेन का वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, ठीक। तो ऐसे करते करते फिर एक पॉइंट आता है डी पॉइंट, ये आपका फ्रैक्चर पॉइंट बोल सकते हैं, फ्रैक्चर पॉइंट या फिर ब्रेकिंग पॉइंट, ठीक ना। तो उस पॉइंट पे जाके होता क्या कि मेटल वायर जो रहेगा वो वहां पे ब्रेक हो जाएगा, उसके आगे वो डिफॉर्म नहीं हो सकता है, ठीक। तो ये कंक्लूजन देख लिए। अब इसमें पूछ देता है क्या कि इसको अब स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम, दो डायग्राम दिया रहेगा। डायग्राम दिया हुआ ऐसा, एक दिया हुआ ऐसा, ठीक। तो इनका कुछ एंगल होगा यहाँ से, सपोज दैट इसको अगर ये मानते हैं, इसको अगर बी मानते हैं, ठीक ना। तो ये इसका एंगल क्या हो जाएगा, थीटा है। सेकंड वाला का एंगल क्या होगा, थीटा भी होगा इसका एंगल। तो इसमें पूछ देगा कि अब कौन से मटेरियल ज्यादा डक्टाइल है, ठीक, और कौन ब्रिटल है। तो इसमें हम लोग कैसे पता करेंगे, तो हम लोग जैसे जानते हैं कि किसके हुक्स लॉ से स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक। तो होता क्या कि ये कांस्टेंट हटता था तो क्या होता था, ये इक्वल टू का साइन आता था और एक यंग मॉडुलस आता था, और ये स्ट्रेन को हम लोग डेल बाई एल लिखते थे। तो ये था यंग मॉडुलस। तो यंग मॉडुलस होता क्या था कि यंग मॉडुलस होता था आपका मटेरियल का प्रॉपर्टी, ठीक ना। तो मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, तो अगर हम इस लॉ को फिर से लिखें जैसे कि यंग्स मॉडुलस लिखें और स्ट्रेन को हम लोग अगर ये लिखें, तो यहाँ से जो ये जो लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लाइन एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप, कितना एंगल बन रहा थीटा, उसी को हम लोग स्लोप बोलते हैं, ठीक। तो जिसका ये थीटा स्लोप y इक्वल टू होगा तो सिग्मा बाई मतलब स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, ठीक। तो ये इसका y रिप्रेजेंट करेगा, ये जो स्लोप है इसलिए उसका रिप्रेजेंट करेगा y का वैल्यू को, यानी कि y का वैल्यू जिसका बड़ा रहेगा तो उसका वो मोर डक्टाइल होगा, ठीक।
मोर डक्टाइल दैट मीन्स वो ज़्यादा डिफॉर्मेशन होगा उसका, एंड पॉइंट इलोंगेशन, ठीक ना, वो ज़्यादा होगा, वो बाद में ब्रेक करेगा, जबकि जो ब्रिटल रहेगा वो पहले ब्रेक करेगा। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, जैसे कि थीटा बी इज ग्रेटर देन थीटा ए, मतलब थीटा बी का एंगल ज़्यादा है थीटा ए से, तो उस केस में क्या होगा, थीटा ए मोर डक्टाइल, तो क्या होगा, थीटा बी मोर डक्टाइल, ठीक, थीटा है उसके लेस होगा, ठीक। अब इसमें पूछेगा कि इलोंगेशन किसका ज्यादा होगा, इलोंगेशन मतलब डिफॉर्मेशन यानी कि चेंज इन लेंथ, उसी को हम लोग इलोंगेशन डिफॉर्मेशन या फिर चेंज इन लेंथ दिखा रहा था क्वेश्चन में। तो इसमें हम लोग का जो इसका यंग मॉडुलस ज्यादा है, ठीक, जिसका एंगल थीटा ज्यादा है। अब इसमें पूछ देगा कि यंग मॉडुलस किसका ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है जिसका एंगल ज्यादा है उसी का यंग मॉडुलस भी ज्यादा होगा, ठीक। यंग मॉडुलस थीटा दैट मींस y b का बड़ा होगा। और इसमें क्या होगा इसमें आपका हो जाएगा जो अब डिफॉर्मेशन किसका ज्यादा होगा, डेल एल किसका बड़ा होगा, तो लेंथ चेंज इन लेंथ जो ऑब्वियस सा बात है, जो मोर डक्टाइल है यानी इसको चेंज इन लेंथ इन बी यानी कि डिफॉर्मेशन जो होगा डेल एल का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ए के कंपेयर, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार जेईई मेंस में आया हुआ है, ठीक, तो इसको नोट कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं इसको। देन आफ्टर होगा क्या कि यहाँ देख लिए हम लोग जो लॉन्ग मॉडुलस का वैल्यू यानी कि थीटा का जिसका अंतर ज़्यादा बड़ा होगा तो वो उसका वो मोर डक्टाइल होगा, उसका यंग मॉडुलस का वैल्यू ज़्यादा होगा, यानी कि उस मटेरियल का जो स्टिफनेस है यानी कि जो इलोंगेशन होने की क्षमता है, ठीक ना, इलोंगेट होने का, वो उसका ज़्यादा है, ठीक। तो ये कंपैरिजन देख लिए। एनसीईआरटी में भी बहुत सारा सॉल्यूशन क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका भी सॉल्यूशन बन जाएगा इसी कॉन्सेप्ट से। देन आफ्टर होता क्या है कि जैसे कि हम लोग हुक्स लॉ पढ़े थे, ठीक ना, तो हुक्स लॉ पढ़े थे तो उसमें क्या था, हम लोग स्ट्रेस को सिग्मा से लिखते हैं, ठीक, स्ट्रेस इक्वल टू यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, ठीक। अब स्ट्रेन को हम लोग लिख सकते हैं क्या, स्ट्रेन को हम लोग डेल एल बाई एल लिख सकते हैं, ठीक ना, जब हम लोग उसमें लेंथ में जब हम लिंकिंग कर रहे हैं दोनों तरफ फोर्स दे रहे हैं, किसी को इलोंगेट कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग को क्वेश्चन में पूछा जाता है कि डेल एल निकाल के, तो डेल एल को हम लोग कैसे फाइंड करना, तो सिग्मा को हम लोग क्या लिखते हैं, सिग्मा को एक्चुअली फोर्स बाय पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक, एंड इसको y फिर इसको डेल एल बाई एल लिखते हैं, ठीक। तो इस फॉर्मूला को हम लोग को रिमेंबर याद रखना पड़ेगा, तो उस में ऑलरेडी बताए थे कि डेल एल कैसे निकलता है। तो यहाँ से हम लोग को डेल एल निकालना, डेल एल दैट मींस डिफॉर्मेशन या फिर चेंज इन लेंथ, जब हम उसको इंक्रीज किए फोर्स दिए तो कितना चेंजिंग आया उस बार, ठीक। तो उस डेल एल का फॉर्मूला क्या हो रहा है आपका, f बाई f इंटू एल एंड a इंटू यंग मॉडुलस, ठीक। तो इससे बहुत सारा क्वेश्चन फ्रेम होता है जेईई मेंस में, तो इसको हम लोग देखते हैं कि डेल एल यानी कि डेल एल को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफॉर्मेशन, चेंज इन लेंथ या फिर इलोंगेशन, तो डिफरेंट टर्म्स में क्वेश्चन में लिखा रहता है तो उसको समझना पड़ेगा, सारा चीज़ एक ही है। अब डेल एल जैसे कि डेल एल किसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर केस दे देता है कि सारा चीज़ कांस्टेंट है, किसी का फोर्स जैसे कि एफ दे दिया, ठीक, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो रहा है, एफ का के लिए, और किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, अगर एल का, अगर है क्या कि मतलब फोर्स बढ़ाएंगे तो इसका इलोंगेशन भी बढ़ेगा, ठीक ना, मटेरियल का, एंड सेकंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि जितना लेंथ है उसका वो उतना और ज़्यादा डिफॉर्म होगा, उसका वैल्यू और ज़्यादा आएगा, ठीक ना, डेल एल का वैल्यू उसका और ज़्यादा आएगा। एंड उसके बाद है कि ये जैसे कि डेल एल इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होगा, 1/a, यानी कि होता क्या है कि जिसका एरिया ज़्यादा है, अगर किसी मेटल वायर सपोज दैट ऐसे सिलेंड्रिकल मेटल है, ठीक, तो इसका एरिया ये क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, जहाँ पे फोर्स लग रहा है, अगर ये एरिया ज़्यादा रहेगा तो होगा क्या, डिफॉर्मेशन। जैसे कि अगर कोई पतला सा रॉड है, ठीक, पतला सा वायर है, उसको अगर हम लोग खींचेंगे तो वो ज़्यादा खींचेगा क्योंकि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, कम है, ठीक। जबकि एक बड़ा सा वायर जैसे कि मान लीजिए सिलेंड्रिकल कोई लेंथ का है, कोई उसका एरिया ज़्यादा है तो उसको खींचेंगे तो कम खींचेगा क्योंकि उसका एरिया ज़्यादा है, ठीक।
तो ये इन्वर्सली यानी कि है क्या कि ए जितना बड़ा होगा तो डेल एल उतना छोटा होगा, ठीक। और ऐसा में क्या था, एफ बड़ा होगा तो डेल एल भी बड़ा हो रहा था, ठीक। लेंथ बड़ा हो रहा है तो चेंज इन इलोंगेशन यानी चेंज इन लेंथ वो भी बड़ा होगा, ठीक। एंड इसमें क्या हो रहा है कि एरिया बढ़ाएंगे तो जो होगा क्या, चेंज इन लेंथ लेस देन होगा, ठीक। एंड और एक केस है यंग मॉडल्स, यानी कि ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है यंग मॉडल, यानी कि अगर यंग मॉडल्स ज़्यादा होगा तो चेंज इन लेंथ उसका कम होगा, ठीक। तो ये 4 केस है, इसके ऊपर लोग क्वेश्चन फ्रेम करता है बहुत ही वाइज, जैसे कि सारा चीज़ को कांस्टेंट रखता है, बाकी कोई चीज़ में देता है कि इसको 2f कर दिए, इतना कर दिए, इसको एल को हाफ कर दिए, एफ को डबल कर दिए, तो क्या चेंजिंग आ रहा है, अब क्या इलोंगेशन हो रहा है, पहले क्या हो रहा था और अब क्या हो रहा है, ठीक। तो ऐसे करके बहुत सारा क्वेश्चन फ्रेम करता है, तो 1-2 क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ये डेल एल का फॉर्मूला था आपका, ठीक। देन आफ्टर हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं जो 2019 में आया हुआ है। तो देखेंगे कि a steel wire having a radius of 2 mm carrying a load of 4 kg is hanging from a ceiling given that g is equal to 3.1 pi meter per second square. What will be the tensile stress that would be developed in the wire? ठीक, तो गिवन क्या दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं हम लोग। जैसे कि गिवन दिया हुआ है कि वायर का रेडियस यानी कि रेडियस दिया हुआ आर दिया हुआ आपका कितना 2 mm दिया हुआ है। देन आपका कैरिंग लोड यानी कि P बोल सकते हैं या फिर W बोल सकते हैं, ठीक ना। उसी के लोड को ही हम लोग mg लिखते हैं, मास इनटू ग्रेविटी। तो ये कितना दिया हुआ 4 kg दिया हुआ है इसका लोड, यानी कि लोड यानी कि दैट मीन्स मास दिया हुआ है उसका, मास 4 kg दिया हुआ है, क्योंकि इसमें लोड यानी कि mg उसमें बाद में निकालना पड़ेगा न्यूटन में, यानी कि यहाँ मास दिया हुआ है कितना लोड 4 kg दिया हुआ, ठीक। और फिर दिया हुआ इसका गिवन दैट जी का वैल्यू दिया हुआ है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का 3.1 पाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। एंड निकालने क्या बोल रहा हम लोग को, द टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप इन द वायर। तो टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा हम लोग का टेंसाइल निकालना, ठीक ना। तो बोल क्या रहा है कि कितना स्ट्रेस जनरेट हुआ, तो स्ट्रेस इक्वल टू हम लोग को क्या फॉर्मूला हो रहा था, नहीं दैट मीन्स हमें सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि सारा यूनिट को हम लोग को यूनिटाइजेशन करना है, जो mm में है उसको मीटर में चेंज करना, ठीक ना। और बाकी सारा टर्म जो है जैसे कि यहाँ m दिया हुआ, मास दिया हुआ है, तो मास को हम लोग को सबसे पहले करना क्या है कि लोड mg होता है, क्या होता है लोड इक्वल टू यानी कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है mg, कितना फोर्स लग रहा है वो निकाल लेते हैं हम लोग। मास है 4, g का वैल्यू क्या है 3.1 इंटू 5 दिया हुआ, ठीक। फोर्स कितना आ रहा है इतना, क्या होगा ये न्यूटन में होगा, सबको ऐसा यूनिट में रखना है। और यूनिटाइजेशन एक करना है सबसे बड़ा यहाँ डिफिकल्ट काम होता है, यूनिट को सेम करनी है तो क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाता है, ठीक। तो ये आपका जी का वैल्यू आ रहा है इतना। देन आपका होगा क्या कि एफ का वैल्यू इतना, अब होगा क्या कोई वायर है, जो वायर कैसा था सिलिंड्रिकल वायर है, लेकिन लोड कहाँ पे लग रहा है, यानी कि जो लोड लटका है कि सब कुछ ऐसा हुआ है, कोई सिलिंड्रिकल वायर था, ठीक ना, वायर था उसमें एफ यहाँ पे लटकाया गया था, ठीक। एफ इक्वल टू mg जो भी था लोड यहाँ पे, और यहाँ पे एक साइड फिक्स है, यानी कि इधर जितना लोड लगाएंगे वो वहाँ भी उतना ही लोड लगाएगा उधर अपोजिट डायरेक्शन में, तब ना वो कांस्टेंट है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं रहता, सपोज दैट फ्री रहता, ठीक, फ्री रहता, कोई चीज़ फ्री है उसको अगर हम लोग एफ फोर्स से नीचे खींच रहे हैं तो होगा क्या कि वो क्या वहीं पे उस पोजीशन में रहता नहीं रहता, वो क्या है कि नीचे आ जाता, ठीक ना। और फ्री टू मूव रहता तो नीचे आ जाता, तो उस कंडीशन में अगर कोई रेजिस्टिंग फोर्स नहीं है तो उस कंडीशन में होगा क्या, उस कंडीशन में होगा कि उसमें कोई स्ट्रेस इंड्यूस नहीं हो रहा, ठीक। तो यहाँ
यहाँ पे फिक्स किया हुआ कोई दीवार में टंगा हुआ, ठीक ना, वो नीचे नहीं आ सकता, तो उसको हम खींचेंगे तो उसमें स्ट्रेस जनरेट होगा, ठीक। तो इससे हो गया। देन आफ्टर हम लोग स्ट्रेस निकाला, ठीक ना। तो स्ट्रेस इक्वल टू क्या था, स्ट्रेस इक्वल टू था टेंसाइल स्ट्रेस हम लोग निकाला फोर्स बाय एरिया। तो हम लोग यहाँ पर रेडियस mm में दिया हुआ है, रेडियस को हम लोग को मीटर में चेंज करना, यानी कि मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक। तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो मीटर में चेंज हो जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 10⁻³ होगा, इतना मीटर में लिख सकते हैं इसको, ठीक। देन आफ्टर हम इसको वैल्यू को पुट करते हैं, जैसे कि ऊपर में क्या था, फोर्स का वैल्यू था, फोर्स कितना था 4 × 3.1 पाई, एंड नीचे आपका एरिया, एरिया क्या होगा, जैसे कि सिलेंड्रिकल बार है, वायर है, कोई वायर रहता तो क्या हो, सिलेंड्रिकल शेप रहता, अब सिलेंड्रिकल शेप रहता तो इसका एरिया क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक ना। इस किस एरिया पे वो एक्ट कर रहा है, ठीक, तो उसको क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं। लोड किस क्रॉस सेक्शन एरिया पे लोड एक्ट कर रहा है, तो एरिया क्या होता है, जैसे कि ये आ रहा सिलेंड्रिकल का एरिया कैसा होता है, सर्कल टाइप का, ठीक। तो इसका एरिया हम लोग क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाता है, पाई r स्क्वायर होता है, या फिर इसको 5/4 d स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। एक फार्मूला होता है d का टर्म में ये, r का टर्म में ये, तो यहाँ पर हम लोग r के टर्म में दिया था, r वाला फार्मूला हम लगाते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा, पाई r कितना है 2 × 10⁻³ का स्क्वायर, ठीक। तो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पाई कटेगा, पहले काट देते हैं उसको, जो कट रहा है 3.1 है। देन आफ्टर नीचे क्या होगा, स्क्वायर है, तो स्क्वायर होने से होता क्या है कि जो पावर में है, पावर का सिर्फ इंटू होगा, उसमें प्लस होगा, इंटू नहीं होता। तो पहले होल टर्म का करेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा 4, और फिर हो जाएगा 10⁻³ है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो -6 होगा, ठीक, -6 होगा। तो अब हम काट देखते हैं कहाँ कहाँ जा रहा, इतना गया, ठीक। एंड स्ट्रेस अब क्या हो जाएगा, ये 10⁻⁻6 से डिवाइड है, ठीक। तो वो टर्म ऊपर जाके इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 3.1 है ना, और 10⁻⁻6 से डिवाइड है, यानी कोई चीज 10.00034550 है, देन आफ्टर 1 है। तो इस चीज को जब हम लोग पॉइंट हटाएंगे तो इस चीज को उठा के हम लोग कितना 0 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 पे पावर इतना लिख सकते हैं, इसका अगर पॉइंट हटाएं तो, ठीक। तो यहाँ पे नीचे क्या बच रहा है, 1 बच रहा है अल्टीमेटली, ठीक ना। तो 1 मतलब क्या, यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा, 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या, 1 से डिवाइड करेंगे तो कुछ नहीं होगा, जितना वैल्यू है उतना ही रह जाएगा। तो इसका स्ट्रेस का वैल्यू लास्टली कितना आ रहा है, 3.1 × 10⁻6, ठीक, इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर। या फिर अगर कोई क्वेश्चन में लिखा हुआ कि एमपीए में निकाले, ठीक ना, इसको न्यूटन मीटर स्क्वायर को हम लोग पास्कल भी बोलते हैं, ठीक। अब 3.1 × 10⁻6 है, तो उसको हम लोग एमपीए लिख सकते हैं, यानी कि 10⁻6 को कितना लिखते हैं, एमपीए लिखते हैं। अगर 10⁻³ रहेगा तो क्या लिखते हैं उसको, केपीए, यानी कि केपीए मतलब किलो पास्कल, 10⁻6 मतलब मेगा पास्कल, ठीक। वैसे ही हो जाता है 10⁹ गीगा पास्कल, जीपीए, ठीक। तो 10⁻6 को हटा के हम लोग यहाँ एमपीए लिख सकते हैं, ठीक। अगर आंसर में एमपीए में निकालना रहेगा तो फिर उतना निकालना पड़ेगा, ठीक। हो गया, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितना इजी क्वेश्चन आता है, ठीक। जरूरत होता है सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट को बताने वाला, कोई होता नहीं है, तो बेसिक्स को सीखना है, फिर क्वेश्चन को सॉल्यूशन बनाना है। जितना हार्ड सोचते हैं उतना भी हार्ड नहीं होता एक्चुअल में। हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। 8 दैट मींस 2009 में ही आया हुआ क्वेश्चन है। तो 8 नंबर क्वेश्चन बोल क्या रहा है, 2018 में दिया हुआ आपका 2019 का आया हुआ क्वेश्चन। पहले वाला जो भी बना है वो 2019 में आया हुआ क्वेश्चन था। तो इसमें दिया हुआ कि young moduli of two wires A and B, young modulus of two wires A
एंड बी का रेशियो दिया हुआ आपका 7:4 एंड वायर ए का डायमीटर लेंथ दिया हुआ, वायर ए का लेंथ दिया है आपका 2 मीटर एंड रेडियस है आर ए का आर। और है क्या कि उसके बाद है वायर बी का है लेंथ ऑफ वायर बी का कितना 1.5 मीटर एंड रेडियस है, रेडियस ऑफ बी कितना 2 mm दिया हुआ है। If the two wires stretched by the same length for a given length, यानी कि शुरू वाला का जितना इलोंगेशन हुआ है पहले का उतना इलोंगेशन यानी कि डिफॉर्मेशन बी को भी उतना ही खींचा गया है। तो उस केस में हम लोग को निकालना, फाइंड क्या करना, वैल्यू ऑफ आर, यानी कि ये जो गिवन दिया हुआ ठीक 2 वायर है, एक वायर ए हो गया, एक वायर बी हो गया ठीक। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू ठीक। तो इसमें है क्या कि जो फोर्स दिया जा रहा है, फोर्स भी इसका 2 वायर है। अब वो क्या रहा है कि इस वायर में जितना एलोंगेशन हो रहा है एल ए में उतना इलोंगेशन डेल बी में भी इसका जो हो रहा है, यहाँ भी सेम इलोंगेशन हो रहा है ठीक। तो शुरू वाला का जैसे कि दिया हुआ है लेंथ दिया है 2 मीटर है, देखा लेंथ दिया है 2 मीटर एंड सेकेंड वाला का दिया है कितना 1.5 मीटर 1.5 मीटर। तो है क्या कि जो सेकेंड वायर है उसमें भी हम लोग को लेंथ निकालना है, मतलब लेंथ इलोंगेशन दोनों का सेम हो रहा है, इसमें भी जो चेंज इन लेंथ हो रहा है उसमें भी चेंज इन जो लेंथ हो रहा है दोनों का बराबर है ठीक। तो इसका रेडियस आर ए का रेडियस आर दिया हुआ है, सेकंड वाले का रेडियस 2 mm दिया हुआ ठीक। तो हम लोग को निकालना है और ये भी दिया हुआ कि डेल एल डेल बी, मतलब इसका इलोंगेशन इसका भी इलोंगेशन सेम होगा ठीक। तो हम लोग को निकालना क्या है कि इसमें आर का वैल्यू और इसमें जो फोर्स भी दिया जा रहा है फोर्स भी सेम है ठीक है, फोर्स भी सेम दिया हुआ। और ए एंड बी का क्या दिया हुआ है यंग मॉडुलस ए एंड बी का यहाँ पे दिया हुआ है आपका यंग मॉडुलस यानी कि वाई ए इंटू वाई बी दिया, कितना दिया था आपका 4.77/4 ठीक। यानी कि इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं वाई ए बाय यंग मॉडुलस ऑफ बी इक्वल टू 7/4 ठीक। तो हम लोग को जो निकालना आर निकालना ठीक। तो हम लोग उस डेल एल का फॉर्मूला, डेल एल सेम है दोनों तरफ, तो डेल एल का फॉर्मूला क्या जानते हैं क्या होता है एफ फोर्स इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया इनटू यंग मॉडुलस ठीक। तो हम दोनों एल दोनों तरफ बराबर है ठीक। तो है क्या कि इस फॉर्मूला में हम लोग इसको बैठाते हैं दोनों का वैल्यूज हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। तो एक चीज तो सेम है कि डेल एल दोनों इलोंगेशन दोनों का सेम हो रहा है और फॉर्मूला यही होता है। तो दैट मींस है क्या कि हम लोग को अब इसको इक्वेट करना, तो सबसे पहले अगर हम लोग डेल एल मतलब डेल ए एंड डेल बी है, डेल एल बी है ठीक। दोनों के इलोंगेशन का रेशियो दोनों सेम है तो कटेगा तो 1 आएगा ठीक। और दोनों का फॉर्मूला ऊपर नीचे लिखते हैं तो इसका होगा एफ ए बाय एल ए डिवाइडेड बाय ए ऑफ ए एरिया ऑफ ए एंड यंग मॉडुलस ऑफ ए, नीचे हो जाएगा एफ फोर्स इन बी लेंथ ऑफ बी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ बी इनटू लेंथ का होगा यंग मॉडुलस ऑफ बी, यंग मॉडुलस ऑफ बी। अब इसमें क्या क्या काम सेम है क्या, जैसे कि पी फोर्स दोनों का सेम है, एफ एफ बी चल जाएगा, एफ एफ बी इक्वल टू ए, मतलब एफ ए में जितना फोर्स लग रहा है एफ बी में भी उतना ही फोर्स लग रहा है।
कट जाएगा ठीक ऊपर नीचे। देन आफ्टर होगा क्या कि बाकी सारा टर्म को हम फिर रिपीट करते हैं। यहाँ पे डेल एल डेल बी कटेगा ठीक ना, तो ये 1 बचेगा ठीक। दोनों इलोकेशन सेम है दोनों का, तो फिर फॉर्मूला अगर हम लिखते हैं इधर तो क्या हो जाएगा, 1 है इस पर क्या है, लेंथ ऑफ ए एंड डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ए इंटू यंग मॉडुलस ऑफ ए डिवाइडेड को अगर हम लोग ऊपर लेके जाते हैं ठीक, तो क्या होगा, ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा बल्कि नीचे आएगा, यानी कि एरिया ऑफ बी इंटू यंग मॉडुलस ऑफ बी डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ बी ठीक। अब हम लोग इसमें वैल्यू पुट करते हैं ठीक ना, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, लेंथ कितना दिया हुआ, लेंथ है एल ए का दिया 2 मीटर नहीं 2 मीटर और मीटर को नहीं लिखते हैं एंड ना दिया हुआ नहीं, अभी सही से अरेंज नहीं किया एक्चुअली, इसको सही से अरेंज कर लेते हैं देन आफ्टर करते हैं। तो यहाँ का जो रेडियस दिया हुआ इसको पहले मीटर में चेंज कर देते हैं, तो ये एमएम में दिया, सबको ऐसा नहीं तो शुरू में चेंज करना ही है। 2 × 10⁻³ इतना मीटर में आ जाएगा ये जो बी का दिया हुआ ठीक। तो इसको सबसे पहले अरेंज नहीं कर लेते कि वाई ए बाई वाई बी का वैल्यू दिया हुआ था, अरेंज कर लेने से हमको बेटर होगा। तो सपोज दैट वाई बी बाई वाई ए हो रहा है, यहाँ उल्टा रेशियो आ रहा है। देन आफ्टर एल ए का वैल्यू कितना है, एल ए का वैल्यू है आपका 2 मीटर है, और एल बी का वैल्यू उसको नीचे लिख लीजिए, तो एल बी का वैल्यू कितना होगा, एल बी नीचे है एल ए बाई एल बी का 1.5 बैठा दिए। देन आफ्टर है क्या, एरिया ऑफ बी, ऊपर में एरिया ऑफ बी है, तो एरिया ऑफ बी क्या होता है, पाई आर स्क्वायर करेंगे ठीक ना, पाई आर स्क्वायर यानी कि आर कितना है 2 × 10⁻³ है, इसका स्क्वायर करेंगे नीचे होगा एरिया ऑफ ए भी क्या होगा पाई आर स्क्वायर, उसमें तो कुछ दिया नहीं है, आर निकालना है यहाँ के, आर का स्क्वायर निकालना है यहाँ पे। देन आफ्टर है क्या कि इतना हो गया, अब हम लोग को निकालना है वैल्यू, तो ये पाई कट जाएगा और वाई और वाई बी का जो वैल्यू दिया वो हम लोग बैठा देते हैं, वाई बी यहाँ वाई ए बाई वाई बी का दिया, लेकिन यहाँ पे हम लोग का आ रहा है वाई बी बाई वाई ए, तो उसको हम लोग इन्वर्स करके लिख देते हैं 4/7, 7/4 है तो यहाँ 4/7 हो जाएगा इंटू 2 × 1.5 एंड इधर हो जाएगा आपका जो स्क्वायर करेंगे 2 का, तो 2 और 10⁻³ है तो -6 हो जाएगा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और इस पर कितना था 1 था ठीक। तो अब यहाँ से जब हम लोग ये वैल्यू निकालेंगे तो होगा क्या, आर को इस पार ले आते हैं आर स्क्वायर को, तो क्या होगा आर स्क्वायर इंटू होगा 1 के साथ, तो आर स्क्वायर ही रहेगा और बाकी सब वैल्यू जैसा है, 4/7 इंटू 2/1.5 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻6 ठीक कितना है। अब इसमें से अगर जब हम लोग आर का वैल्यू निकालेंगे तो ये सब वैल्यू सारा अंडर रूट में चला जाएगा,